हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे पोइट्री के लेसन चंद्रगहना से लौटती बेर के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कवि केदारनाथ अग्रवाल है। हमारी कविता का नाम है चंद्रगहना से लौटती बेर। इसका पहला स्टैंजा देखिए। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, सजकर खड़ा है पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। इसमें कवि कहता है कि वह चंद्रगहना से लौट आया है। देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। वह अब खेत के किनारे पर अकेला बैठा हुआ है और खेत को अत्यंत तन्मयता से देख रहा है। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना। उसने खेत में एक बालिश्त के बराबर खड़े चने के एक छोटे से हरे पौधे को देखा, जो बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। उस पर आगे कवि कहता है कि जिसने उस छोटे से हरे पौधे को देखा जिस पर छोटे छोटे गुलाबी फूल खिले हुए हैं, ऐसा लगता है कि वह छोटा सा चने का पौधा अपने सिर पर गुलाबी रंग के फूलों का सज कर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है। कि वह छोटे से हरे पौधे को देखा, ऐसा लगता है कि उसने जो चने का पौधा है वो अपने सिर पर गुलाबी रंग के फूलों का साफा बांधे हुए है, और उसको देखकर ऐसे लगता है कि वह सच धज कर खड़ा हुआ है। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली, और वहीं पास में चने के खेत के पास में एक अलसी का पौधा भी उगा हुआ है। उन्हें देखकर कवि कहता है कि चने के बीच में ही जो जिद्दी अलसी का पौधा है वो भी खड़ा हुआ है। देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। उसका शरीर यानी देह का मतलब शरीर पतला और कमर लचकदार है। उस पर अनेक नीले रंग के फूल भी खिले हुए हैं। वह नीले फूलों को अपने सिर पर चढ़ाकर कहती है कि जो मुझे स्पर्श करेगा, यानी कि जो भी मुझे छुएगा, मैं उसे अपना हृदय का दान दूंगी। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में, दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। इसमें कवि सरसों के विकास और उस पर फूल लग जाने के कारण उसमें उत्पन्न प्राकृतिक सौंदर्य को चित्रित करते हुए कहता है, और उसका मानवीकरण करते हुए कहता है कि सरसों अब वह श्यानी अर्थात युवती बन गई है, और वह हाथ पीले कर लिए हैं, और वह अपना श्रृंगार करके मानो ब्याह मंडप में पधारी, विवाह के मंडप पर आ गई है। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। कवि ने फागुन मास को फाग गीत गाने वाला बताकर फागुन मास के आने की सूचना भी दी है। कहने का भाव है कि इन पंक्तियों में फागुन मास के आने पर सरसों के फूलने का सुंदर वर्णन किया गया है। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में, दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। कवि ने प्रकृति के इस दृश्य को स्वयंवर भी कहा है, जो उचित है। कवि को वहाँ की प्रकृति का जो पूर्ण अंचल है अनुरागमय लगता है। कवि कहता है कि व्यापारिक केंद्रों अर्थात बड़े बड़े नगरों से दूर एकांत में ग्रामीण अंचल की प्रेम की यह जो प्रिय भूमि है बहुत अधिक उपजाऊ है। कहने का भाव है कि नगरों की अपेक्षा गाँवों के लोगों के मन में प्रेम की भावना अधिक होती है। हाँ जी, थर्ड स्टैंजा देखिए। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही है इसमें लहरियाँ, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आँख को है चकमकाता, है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में। इसमें कवि गांव के छोटे तालाब का वर्णन करते हुए कहता है कि गांव के पास में ही एक छोटा सा तालाब है, उसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं। पानी की सतह पर जो भूरे रंग की घास उगी हुई है वह भी पानी की लहरों के साथ हिल रही है। पानी में सूर्य का पड़ता हुआ एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आँख को है चकमकाता।
जो सूर्य का पड़ता हुआ प्रतिबिंब यानी कि जो सूर्य के प्रकाश की जो परछाई है चांदी के बड़े से गोल खंभे के समान लग रही थी, उसे देखकर हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं। उस तालाब के किनारे है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। उस तालाब के किनारे कई पत्थर भी हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है कि मानो वे चुपचाप पानी पी रहे हो। न जाने प्यास जाने कब बुझेगी, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में। उनको देखकर लगता है कि उनकी प्यास न जाने कब बुझेगी। उस तालाब में एक बगुला भी पानी में अपनी टांग डुबाए हुए चुपचाप खड़ा हुआ है। देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है। भरे जल के हृदय पर एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। इसमें कवि कहता है कि किसी देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। किसी चंचल मछली को पानी में तैरते देखकर वह अपनी ध्यान निद्रा एकाएक त्याग देता है और तुरंत चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है और एकदम तुरंत मछली को पकड़कर खा जाता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, वहीं पर एक काले माथे वाली चतुर और चालाक चिड़िया भी उड़ रही है। श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, वह अपने सफ़ेद पंखों की सहायता से झपटा मारकर तुरंत एक भरे जल के हृदय पर एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। तो वह अपने सफ़ेद पंखों की सहायता से झपटा मारकर तुरंत जल की गहराई में डुबकी लगाकर एक जो सफ़ेद रंग की चंचल व तेज़ तैरने वाली मछली को अपनी पीली चोंच पीली में दबाकर अपनी पीली चोंच में दबाकर दूर आकाश में उड़ जाती है। इसमें कवि ने तालाब और उसके आसपास की प्राकृतिक छटा और वातावरण का सजीव चित्रण किया है। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ जाना नहीं है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवां के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। इसमें कवि कहता है कि जहाँ पर वह खड़ा है वहाँ की भूमि ऊंची है और वहीं पर रेल की पटरी भी बिछी हुई है। इस समय किसी भी रेलगाड़ी के आने का कोई समय नहीं है, कवि को कहीं जाना भी नहीं है, इसलिए वह अपने आप को आज़ाद अनुभव करता है। कवि कहता है कि जहाँ पर वह खड़ा है वहाँ से चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है कि वह जहाँ खड़ा है वहाँ से उसे चित्रकूट की जो टेढ़ी मेढ़ी चौड़ी और कम ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ हैं वो भी दिखाई दे रही हैं। इन पहाड़ियों के पास इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। जो ये पहाड़ियाँ हैं उसके आसपास की जो भूमि है वो बंजर है। उसी भूमि पर इधर उधर कुछ रीवा के कांटेदार और कुरूप बुरे रूप में है जो वो पेड़ खड़े हैं। इसमें कवि ने ग्रामीण क्षेत्र में के जो शांत और एकांत वातावरण का सजीव चित्रण किया है। हाँ जी, 5वां स्टैंजा देखिए। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर टें 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 टें। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर टिरटो टिरटो। मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग। जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूँ चुप्पे चुप्पे। तो इसमें देखिए कवि क्या कहता है कि चंद्रगहना से लौटते समय जो रास्ते में उसने प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है उसमें कवि ने जंगल में बोलते हुए सुग्गे की मधुर ध्वनि का भी वर्णन किया है। कवि को सुग्गे की जो ध्वनि में मीठा मीठा रस अनुभव होता है, सुग्गा होता है तोता, कि उसने वो जो ध्वनि है उसकी जंगल के हृदय को चीरती हुई वनस्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर। सुग्गे की जो ध्वनि है वो जंगल के हृदय को चीरती हुई प्रतीत होती है, अर्थात वहाँ पर एकांत सुग्गे का जो ध्वनि है उससे वो वहाँ का एकांत का स्वर है जो वो भंग हो रहा है। कवि सारस का स्वर टिरटो टिरटो कि सारस है जो वो टिरटो टिरटो की जो आवाज़ सुनकर भी अत्यधिक प्रभावित हो उठता है। इसलिए कवि कहता है कि मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, कि मेरा भी मन होता है कि मैं भी पंख फैलाकर सारस के साथ जहाँ वो जुगल जोड़ी रहती है वहाँ पर जहाँ हरे खेत में वो सारस की जोड़ी है वहाँ उनके साथ सच्चे प्रेम की कहानी को मैं भी
चुपके चुपके सुन लूँ। इसमें कवि सारस के साथ उड़कर वहाँ जाने को करता है और चुपके चुपके उनकी प्रेम कहानी सुनना चाहता है।